हेलो हेलो नमस्कार। आप क्या हाल चाल है मेरे प्यारे बच्चों? आप सभी का स्वागत है आपके बेहतरीन से यूट्यूब चैनल ठाकुर सर 11-12 पे। मैं ठाकुर सर आपके सामने हाजिर हूँ आज प्यारा सेशन लेकर के, जिसके अंदर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। और आप सबों का तहे दिल से स्वागत है हमारे प्रगति बैच के अंदर में। प्रगति बैच स्पेशली 12th वाले बच्चों के लिए है और इसमें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का वन शॉट सीरीज हम लोग लेके चल रहे हैं, जिसमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आज देखने वाले हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आपके एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6 है। और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, आज का जो टॉपिक है हमारा वो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, उसके बाद इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, टेंजेंट नॉर्मल एंड इस सभी पे प्रॉब्लम्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और ये वन शॉट सीरीज का पहला पार्ट है, मतलब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को मैंने 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करा है। का पहला पार्ट है आज का लेक्चर। अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ नोट्स चाहिए, हमारे यूट्यूब पे जितने भी क्लासेस चलते हैं उसका पीडीएफ नोट्स चाहिए, तो हमारा प्यारा सा ऐप है ठाकुर सर एकेडमी, जो आपको प्ले स्टोर पर और इंडस ऐप स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा। यहाँ से आप डाउनलोड करके इस क्लास का पीडीएफ नोट ले सकते हैं। अगर आप हमसे पेड कोर्स के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा 11-12 और बीएससी की क्लासेस हमारी इस ऐप पर चलती है। लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, डेमो लेक्चर्स हर एक क्लास में अवेलेबल है। क्लास पीडीएफ नोट्स अवेलेबल है और कभी भी आपको आवश्यकता पड़े तो आप टीचर से चैट कर सकते हैं उस ऐप के माध्यम से। और अगर किसी भी तरह का जानकारी चाहिए कोर्स के रिगार्डिंग, नंबर पे कॉल कर सकते हैं 9155545111। अगर बात की जाए यहाँ पर से, तो सबसे पहला टॉपिक है अपने पास रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। सिंपल डेफिनेशन को आसान शब्दों में एक्सप्लेन करेंगे, उसके ऊपर प्रॉब्लम्स हम लोग खूब प्रैक्टिस करने वाले हैं। सबसे पहला सवाल आपके सामने आ रहा है कि भैया रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी क्या है। बेसिकली कहा जाए तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में डिफरेंशिएशन का सही इस्तेमाल इसी टॉपिक से, या डिफरेंशिएशन का सही डेफिनेशन इसी टॉपिक से लेके चलता है, यानी डिफरेंशिएशन का डेफिनेशन ही ये टॉपिक है। अगर सपोज करो कि y बराबर एफ एक्स कोई फंक्शन दिया हुआ है, x का फंक्शन है, तो उस केस में dy बाई डी एक्स या एफ डैश एक्स जो होता है भाई साहब, इसी को कहते हैं हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। मतलब अगर मैं कहूं यहां पर से ये कह सकता हूं कि dy बाई डी एक्स जो है वो क्या है सर, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ऊपर वाला का रेट नीचे वाला के रिस्पेक्ट में बदल रहा है। रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ऊपर वाला का रेट नीचे वाला के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। और किसी खास पॉइंट पर अगर बोल दे कि भैया रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी निकालो किसी एक पॉइंट पर, मान लो वो पॉइंट का नाम ए है, तो उस केस में हम लोग यहाँ पर कैसे निकालेंगे भाई, तो जो भी डी बाई बाई एक्स का वैल्यू आया रहेगा उसमें एक्स के जगह पर ए डाल देना है। जो भी डी बाई बाई एक्स का वैल्यू मिलेगा उसमें एक्स के जगह पर ए डाल दोगे, तो वही कहलाएगा अपना रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एट द पॉइंट एक्स इज इक्वल टू। सिंपल है, आसान है, कुछ भी इसमें डिफिकल्ट चीज नहीं है। अब देखो जैसे कि हमारे पास में आ चुका है सर, ए को एरिया को रिप्रेजेंट करता है, ए एरिया को रिप्रेजेंट करता है। ए अगर एरिया को रिप्रेजेंट करता है तो इस चीज को आपको समझना है। यहाँ पर से एरिया को लेकर के हम यहाँ पर 2 बातें डिस्कस कर सकते हैं। पहली बात यहाँ पर से ये समझिए कि अगर कहीं भी आपको लिखा हुआ दिखाई दे डी ए बटा डी आर और डी ए बटा डी टी, इसका सही मीनिंग क्या होता है, सही मीनिंग क्या होता है या क्वेश्चन में क्या रहेगा, तो हम समझ जाएंगे डी ए बटा डी आर या डी ए बटा डी टी। तो जब भी आपको ऊपर ए है नीचे आर है, इसको तो पढ़िएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई आर, सॉरी रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, अगर आर है तो विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। अगर नीचे टी लिखा हुआ है इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम मीटर मिनट में भी हो सकता है, सेकंड में भी हो सकता है, आवर में भी हो सकता है। जब भी आपको ए दिया हो एरिया, उस केस में अगर क्वेश्चन में पूछ दे रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस निकालो, तो समझ जाओ भैया आपको डी ए बटा डी आर निकालना है। और रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बोल दे तो हम कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बोल दे, इसका मतलब समझ जाओ डी ए बटा डी। सिमिलरली अगर भी वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता होगा, इस केस में भी हम एक आध 2 बातें यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। सबसे पहली बात क्या बता सकते हैं सर इसमें
सबसे पहली बात ये कह सकते हैं कि अगर आपको सवाल में पूछ दे डीवी बटा dt क्या होगा, तो आप यहाँ समझ लोगे कि आपको पूछ रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर t लिखा है नीचे तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर हमें यहाँ पर से दे दें dv बटा में dr, का मतलब समझ जाओ रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस की बात चल रही है। सिंपल चीजें हैं, आसान चीजें, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है, बस समझो कि नोटेशन की बात हम लोग कर रहे हैं। ठीक है। अगर सपोज करिए कि भैया यहाँ पर S जो है, S वो सरफेस एरिया को रिप्रेजेंट करता है, सरफेस एरिया। S अगर सरफेस एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, उस केस में आप यहां से कह सकते हो भैया कि दोनों का मीनिंग क्या होगा। अगर हमारे पास में लिखा हो ds बट्टा में dt और ds बट्टा में dr, का मीनिंग क्या हुआ? बात वही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टी है, नीचे में dt है, तो विथ रिस्पेक्ट टू आप कह सकते हो यहां पर से टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, सरफेस एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इन नोटेशन बस से मत, इतना ही बताना चाह रहा हूं मैं, नोटेशन से बस इतना ही बताना चाह रहा हूं कि आपको सवाल में वर्ड में रहेगा चीजें, आपको पता चलना चाहिए कि आपको क्या फाइंड करना। ds बट्टा dt मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। जो भी चीज मांगता है उसके हिसाब से आपको अरेंज। जैसे देखो यहां पर क्वेश्चन में कहता है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस r। जब r कितना दिया होगा 5 सेंटीमीटर, मतलब सर्किल के ऊपर बात कर रहा है, तो सर्किल का रेडियस r दिया हुआ है, तो सर्किल का एरिया हम लोग जानते हैं, सर्किल का जो एरिया होता है शॉर्ट में आप a लिख सकते हो, वो होता है पाई r स्क्वायर। आपको पूछ रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू, का मतलब dA बट्टा में r पूछा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया मतलब d के साथ ऊपर a आएगा, विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस मतलब r। तो हम यहां से ये कह सकते हैं कि सर dA बट्टा जो dr होगा बेसिकली पाई इंटू r स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r। अगर लिखना हो तो आप इसको लिख भी सकते हैं यहाँ पर से r स्क्वायर का डिफरेंशिएशन r के रिस्पेक्ट में, तो पाई इंटू में लिखोगे 2r, का मतलब 2 पाई r हो चुका है। इतना पे बात खत्म नहीं होनी है। कहता है जब r जो है अपने पास में 5 सेंटीमीटर, r अगर 5 सेंटीमीटर होगा तो dA बट्टा में dr जो हो जाएगा वो 2 पाई इंटू 5 लिख सकते हो, यानी कुल मिला के 10 पाई। अब यूनिट भी लिखना है, यूनिट क्या होगा सर? तो ऊपर एरिया है सर, एरिया में r का स्क्वायर है और r सेंटीमीटर है तो ऊपर लिखोगे सेंटीमीटर का स्क्वायर, नीचे r है और r सेंटीमीटर में है तो पर सेंटीमीटर। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया इज 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। जैसे अगला क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम इसमें इंक्रीज कर रहा है, उसका रेट दिया हुआ 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। मतलब कि वॉल्यूम चेंज कर रहा है, इसके हिसाब से सर टाइम के हिसाब से पर सेकेंड लिखा हुआ है। इसी क्यूब बोले तो यहाँ पर समझ रहे होंगे मेरे ख्याल से, क्यूब का मतलब समझ ही रहे होंगे, है ना? तो घन बोलते हैं इसको हिंदी में। देखो यहाँ पर हमें साइड नहीं दिया हुआ है, ठीक है, एज नहीं दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पर मान लेता हूं कि सर एज बराबर एज ऑफ क्यूब जो है वो हमने x मान लिया। एज का मतलब होता है सर किनारा, ठीक। हाउ फास्ट द सरफेस एरिया, वॉल्यूम का पहले फॉर्मूला लिख लूं, वॉल्यूम बराबर होता है इसका वॉल्यूम बराबर में साइड क्यूब। अब क्वेश्चन में कह रहा है
कि dv बट्टा में dt दिया हुआ अपने पास में 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। इसका मतलब इसको समझना है कि वॉल्यूम का रेट दिया हुआ है, ठीक है। अब कहता है सरफेस एरिया जो है वो किस हिसाब से इंक्रीज करेगा जब उसके एज का लेंथ कितना हो जाए 10 सेंटीमीटर। एक काम करो, यहाँ पर जो है ना v का वैल्यू पहले पुट करो, इससे एक प्यारा सा हम लोग डेरिवेशन कर लेते हैं कि आवश्यकता पड़ेगी। इसका हो जाएगा सर 3x² और dx बट्टा dt। कैसे हुआ सर? चेन रूल से। बता दूं जरा सा, पहले यहाँ पर से x का पावर 3 है, x का पावर 3 का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में और फिर x का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट इज इक्वल टू 9 है। यहाँ से अगर हम बात करेंगे कि 3x² और साथ में dx बट्टा dt इज इक्वल टू 3, यहाँ से हम कह सकते हैं सर 3 से 3 टाइम्स में कैंसिल कर दूं। अब बताओ यहाँ पर से dx बट्टा dt का मान कितना होगा? dx बट्टा dt का जो वैल्यू हो जाएगा वो 3/x होगा। अब सरफेस एरिया किस हिसाब से इंक्रीज कर रहा है वो बताना है। सरफेस एरिया का फार्मूला होता है क्यूब में 6 इंटू साइड का स्क्वायर। यस सर, इसका मतलब आपको निकालना यहाँ पर से ds बट्टा में x, ds बट्टा में निकालना है dt, क्योंकि जैसे वॉल्यूम चेंज कर रहा है टाइम के हिसाब से, यहाँ पर उसका एज भी चेंज कर रहा है टाइम के हिसाब से, तो ऑब्वियस सा बात है सरफेस एरिया भी टाइम के हिसाब से ही चेंज करेगा। तो इसका मतलब 6 को छोड़ दोगे, स्क्वायर का डिफरेंशिएशन पहले x में करना होगा और फिर x का डिफरेंशिएशन हमें करना पड़ेगा t के रिस्पेक्ट, यानी 6 इंटू में लिखोगे 2x और साथ में dx बट्टा dt का वैल्यू हमारे पास में x² है, यहाँ वैल्यू को हम यहाँ ला के रख दिए। अब इस बात को समझ रहे हैं, इसका मतलब ये समझ ली कि एक x को आप कैंसिल कर सकते हो, तो हमारे पास हो जाएगा सर 6 3 18 36 बट्टा में x। अब कह रहा था कि जब इसका एज कितना हो जाए सर 10 सेंटीमीटर, जब इसका एज कितना हो जाए 10 सेंटीमीटर, इसका मतलब हमें निकालना है ds बट्टा में dt जब कितना दिया होगा, जब का एज बोले तो x दिया होगा 10 सेंटीमीटर, का मतलब लिखोगे 36 बट्टा में 10, यानी कि कह सकते हो यहाँ से 2 से 18 टाइम्स नीचे 5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों हुआ? देखो यहाँ पर जो सरफेस एरिया होता है उसमें x का स्क्वायर होता है, x सेंटीमीटर में है तो भैया सेंटीमीटर पर dt। समझ रहे हैं बात को? बहुत सिंपल क्वेश्चन सर। ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक and the wave moves in a circle at the speed of 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कहता है कि एक शांत झील है, ठीक है, इसमें क्या कर दिया कि एक स्टोन को फेंक दिया। जैसे स्टोन को फेंकते हैं तो वो सर्कल की तरह बन जाता है, सर्कुलर वेव बन जाता है। फिर थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए, इस प्रकार से हो का जो वेव है ना वो 4 सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से चेंज कर रहा है। मतलब यहां से यहां जाने में जाता है अगर 4 सेंटीमीटर, टाइम 1 सेकंड लगता है। फिर यहाँ से यहाँ वही बात है, यहाँ से यहाँ वही बात है। इसका मतलब समझ हो, इसका मतलब ये समझो कि रेडियस इसका बदल रहा है, रेडियस बदल रहा है समय। हम यहाँ पर से मान लिए सर r बराबर में यहाँ पर रेडियस ऑफ वेव, रेडियस ऑफ वेव, वेव का जो है रेडियस हम लोगों ने मान लिया। तो कह रहा है क्वेश्चन के हिसाब से dr बट्टा में dt जो है वो हो जाएगा अपने पास में 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। At the instant when the radius of circular wave is 10 सेंटीमीटर, रेडियस जब 10 सेंटीमीटर जाए तो इसका जो एरिया है वो किस हिसाब से इंक्रीज कर रहा होगा। एरिया का रेट बताना है जब r कितना हो जाए इसका 10 सेंटीमीटर, तो हम जानते हैं सर्कुलर है तो एरिया होगा πr²। और जब इसको डिफरेंशिएट करना हो टाइम के रिस्पेक्ट में तो पहले यहाँ पर से पाई को कांस्टेंट समझ के साइड कर लो, r² का डिफरेंशिएशन पहले r के रिस्पेक्ट में करो
आर स्क्वायर का पहले आर के रिस्पेक्ट में, फिर आर का डिफ्रेंशिएशन करोगे टी के रिस्पेक्ट, ये हो गया पाई इंटू 2r, इसका वैल्यू हो जाएगा अपने पास में 4, 4 दूना 8 पाई। और इसके बाद कहता है कि जब वेव का रेडियस कितना हो जाए सर, 10 सेंटीमीटर हो जाए। इसका मतलब लिखा लोगे जब हमारे पास में क्या हो जाए, रेडियस 10 सेंटीमीटर हो जाए। इसका मतलब यहाँ से कह सकते हो भैया ए बट्टा में डी जो है वो कितना हो जाएगा, 8 पाई इंटू आर के जगह पे 10, तो हो गया भैया जी यहाँ पर से 80 पाई। चूंकि ऊपर एरिया है, एरिया में आर का स्क्वायर होता है, आर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर के स्क्वायर पर। क्लियर कहानी है, एकदम क्लियर कहानी है। इस तरह के क्वेश्चन सब आप अप्रोच कर सकते हैं, आसानी से बनने वाला क्वेश्चन। आगे बढ़िए सर। कहता है द लेंथ एक्स ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड द विड्थ y इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर मिनट, सॉरी दोनों में मिनट है, पर मिनट। तो कहता है जब x कितना हो जाए, 10 सेंटीमीटर हो जाए, इसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ और रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया बताओ। थोड़ा सा हमें लग रहा है ई, यहाँ पर x के साथ साथ y का वैल्यू भी दिया होना चाहिए। क्वेश्चन थोड़ा वेरीफाई कर लूँ। x दिया है अपने पास में यहाँ पर 10 और y दिया हुआ है इसमें। तो कहता है देखो इसमें दो चीजें हैं, रेक्टेंगल में दो चीजें हैं, लेंथ और ब्रीथ। इसमें दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर कर रखा है भाई। इसमें लेंथ का नाम अगर x रख रहे हो, ब्रीथ का नाम y रख रहे हो, तो देखो यहाँ पर डिक्रीज कर रहा है इसका लेंथ, ठीक है, लेंथ x और उसके बाद जो इसका ब्रीथ y है वो इंक्रीज कर रहा है। दोनों में थोड़ा सा बदमाशी कर रहा है, एक डिक्रीज दूसरा इंक्रीज। जब किसी एक क्वेश्चन के अंदर में पढ़ रहे हो और दो कंपोनेंट दिखता होगा, लेंथ ब्रीथ है, दो कंपोनेंट दिखता है, क्यूबाइड में 3 कंपोनेंट होता है, लेंथ ब्रीथ और हाइट। एक कंपोनेंट अगर इंक्रीजिंग कर रहा है और दूसरा डिक्रीजिंग कर रहा है, तो उस केस में आपको साइन को जरूर फॉलो करना। इंक्रीजिंग की बात करेगा तो आपको पॉजिटिव लेके चलना है, और डिक्रीजिंग की बात करेगा तो उस केस में आपको निगेटिव लेके चलना। इसका मतलब यहां पर से लेंथ इंक्रीज कर रहा है, लेंथ इंक्रीज कर रहा है मतलब डी एक्स बट्टा में लिखोगे डी टी, वो है सर अपने पास में 3 सेंटीमीटर पर मिनट। उसके बाद क्वेश्चन में ब्रीथ जो है वो क्या कर रहा है सर, ब्रीथ लेंथ डिक्रीज कर रहा है तो माइनस, अब ब्रीथ इंक्रीज कर रहा है तो वो प्लस, कितना सर 2 सेंटीमीटर पर। अब क्वेश्चन में कहता है इसमें कि x और y का वैल्यू दिया हुआ है तो पेरीमीटर का रेट बताओ। तो पहले तो इसका पेरीमीटर निकाल लोगे, का पेरीमीटर निकालोगे, पेरीमीटर हमारे पास में आ जाएगा सर का 2 इंटू एक्स प्लस में y। इसका मतलब p अगर पेरीमीटर है, इसका मतलब लिखोगे dp बटा dt का वैल्यू, 2 इंटू में dx बटा में dt, आप प्लस में कितना सर dy बटा dt, डिफरेंशिएशन अलग अलग कर दिया। 2 इंटू डी एक्स बटा डी टी का वैल्यू हमारे पास में है सर माइनस में 3, अब प्लस में 2 है, यानी कि 1 आ गया तो माइनस 2 आ गया। माइनस होने का मतलब सर रेट जो है इसका डिक्रीजिंग का दिया हुआ है। इसका मतलब यहाँ पर से बोलेंगे भैया रेट ऑफ डिक्रीजिंग, रेट ऑफ डिक्रीजिंग ऑफ पेरीमीटर, रेट ऑफ डिक्रीजिंग ऑफ पेरीमीटर जो है वो दिया अपने पास में, पेरीमीटर इज इक्वल टू में 2 सेंटीमीटर पर मिनट। सर माइनस नहीं लगाए, डिक्रीजिंग लिख, मतलब माइनस, ठीक।
बी वाला पार्ट में चलेंगे तो इसमें एरिया की बात कर रहा है, तो एरिया बेसिकली होता है इसमें क्या, लंबाई गुने चौड़ाई एक्स इंटू वाई। हमें निकालना है डी ए बट्टा में डी ए बट्टा में डी ए बट्टा में डी टी। इसका मतलब यहां से लिखोगे एक्स को रखोगे वाई का डिफरेंशिएशन, फिर वाई को रखना है एक्स का डिफरेंशिएशन। ठीक है सर, अब उसके बाद क्या करना है सर, मैं वैल्यू सब इसमें पुट कर दूं। एक्स दिया था अपने पास में सर 10, वाई दिया था 6, तो ये 10 है। वाई का रेट दिया हुआ है सर 2, यहाँ पर वाई का वैल्यू 6 है और एक्स का रेट दिया है माइनस में 3। 18 ये हो गया 20, तो यानी 2 बचा, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। ये मामला अपने पास में है। अब ये प्लस में है, इसका मतलब रेट ऑफ इंक्रीजिंग है। सिंपल। आइए आगे बढ़ते हैं सर, बढ़ने के दौरान आते हैं मार्जिनल कॉस्ट पर। द रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट विथ रिस्पेक्ट टू आउटपुट। मार्जिनल कॉस्ट होता क्या चीज है, टोटल रेट जो है, रेट किसका, टोटल कॉस्ट में जो चेंज आता है इसके रिस्पेक्ट में आउटपुट में। मान लो कि कोई कंपनी अगर बहुत सारा बल्क में सामान बनाती है तो उसके थोड़ा कम सामान बनाती है, कम सामान अब बहुत ज़्यादा सामान बनाने में उसके कॉस्ट में मतलब एक्सपेंस जो उसका होता है वो कम ज़्यादा होता है। उसी में जो चेंज आता है उसी को बोलते हैं हम लोग मार्जिनल। अगर यहाँ पर सी एक्स बराबर मान लो कॉस्ट दिया हुआ है, सपोज करो सी एक्स बराबर में लिखा हमने सर कॉस्ट है। कॉस्ट में कौन सा सर, टोटल कॉस्ट है। क्या है, टोटल कॉस्ट है। तो इस केस में मार्जिनल कॉस्ट बराबर होता है सर डी सी बट्टा डी एक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट विथ रिस्पेक्ट टू आउटपुट। यहाँ पर एक्स जो है वो रिप्रेजेंट करता है आउटपुट को। आउटपुट का मतलब कितना सामान यहाँ से निकल के जा रहा है, यानी कितना सामान बन रहा है, उसके रेट पर डिपेंड करता है, के रिस्पेक्ट में डिपेंड करता है मार्जिनल। मतलब मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू डी सी बटा डी। अब मार्जिनल रिवेन्यू क्या होता है सर, रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल रिवेन्यू विथ रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ आइटम्स या यूनिट्स सोल्ड इज नोन एज मार्जिनल रिवेन्यू। मार्जिनल रिवेन्यू बेसिकली क्या होता है कि मार्केट से कितना पैसा आया। आप समझते हो कम सामान बिकेगा तो मार्केट से कम पैसा आएगा, बहुत सामान बिकेगा तो मार्केट से बहुत पैसा आएगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं यहाँ पर से कि मार्जिनल रेवेन्यू बेसिकली यहाँ पर डिपेंड कर रहा है कितना सामान उसने बेचा उसके ऊपर में। यानी कि यहाँ से अगर हम बोल दें कि सर आर एक्स बराबर में अगर टोटल रिवेन्यू है तो उस केस में जो एम आर होगा मार्जिनल रिवेन्यू वो होगा डी आर बट्टा में डी एक्स, डी आर बट्टा डी। यहाँ पर एक्स क्या है सर, एक्स है नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड का मतलब कितना सामान उसने बेचा वो डिपेंड करता है, वो है अपने पास में एक्स। समझ रहे हो बात, हाँ जी। जैसे देखो एक क्वेश्चन में देखो कहता है टोटल रिवेन्यू इन रुपया रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ एक्स यूनिट ऑफ ए प्रोडक्ट इज गिवन बाय। मतलब कोई कंपनी अपना प्रोडक्ट जो बेचती है मार्केट में एक्स प्रोडक्ट, उसका टोटल रिवेन्यू का एक फार्मूला दिया हो। फाइंड द मार्जिनल रिवेन्यू वी मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल रिवेन्यू विथ रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ आइटम सोल्ड। ये इसमें डिफिनीशन भी इंक्लूड कर रखा है। ये कहता है मार्जिनल रिवेन्यू बताइए, ठीक है। तो मार्जिनल रिवेन्यू कैसे निकालेंगे, हमारे पास में आर एक्स बराबर दिया हुआ है सर 3x स्क्वायर, अब प्लस में 36x, अब प्लस में 5 है। इसका मतलब यहां से हम निकालेंगे डी आर बट्टा डी एक्स, वही बन जाएगा अपने पास में मार्जिनल रिवेन्यू। मार्जिनल रिवेन्यू बराबर में डी आर बट्टा में कितना डी एक्स, ये हो गया अपने पास 3 इंटू एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x, अब प्लस 36 इंटू एक्स का 1, और उसके बाद प्लस में 5। ये हो जाएगा सर 6 कॉमन, तो x प्लस में हो गया 36। इसमें x का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, बस यहाँ पर से फाइंड द मार्जिनल रिवेन्यू, बस नहीं बात लिखा हुआ। मार्जिनल रिवेन्यू बताइए, अगर बोल देता कि मार्जिनल रिवेन्यू बताइए व्हेन, अगर यहाँ पर देता व्हेन x इज इक्वल टू में 7, तो इस केस में हम बोल देते यहाँ पर व्हेन x इज इक्वल टू 7 का मतलब हो गया मार्जिनल रिवेन्यू बराबर 6 इंटू 7 प्लस में 6, यानी कि 6 इंटू 13, 7 6 13, ठीक है, 13 5 50 13 78।
ये हो गया इसका मार्जिनल। सिंपल है आज। अब चलते हैं सर अगले टॉपिक पर जिसका नाम है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। बहुत प्यारा है, इसमें बहुत ज्यादा आपको इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, मुद्दा की बात करेंगे। इंक्रीजिंग फंक्शन और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन दोनों क्या होता है। इंक्रीज का मतलब होता है कि बढ़ते रहना। जैसे ग्राफ के माध्यम से अगर आप चीज को समझे तो ज्यादा बेटर समझ पाएंगे। हमारे पास में दिया हुआ है सर एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है। इसी फंक्शन का ग्राफ ऐसा अगर बन रहा होगा, इस प्रकार से ग्राफ बन रहा है, तो देखो जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ रहा है, x का वैल्यू बढ़ने का मतलब आप इधर जा रहे हो। जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ रहा है वैसे वैसे y का वैल्यू भी बढ़ रहा है, मतलब ग्राफ ऊपर जा रहे हैं। लेकिन हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो हम इसके मूल डिफिनीशन पर नहीं जाएंगे। डेरिवेटिव वाला जो डिफिनीशन है उस पर बात करेंगे। जब कोई फंक्शन एफ एक्स जो है इंक्रीजिंग हो रहा है, तो उस केस में समझो उस फंक्शन का डेरिवेटिव जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सीधा सीधा बात, इधर उधर की कोई बात नहीं। यानी कि कोई फंक्शन एफ एक्स जो है, कोई फंक्शन एफ एक्स जो है वो क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। उसके लिए शर्त क्या होता है कि उसका डेरिवेटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बात सिंपल। किसी फंक्शन का डिफरेंशिएट निकालो, एफ एक्स फंक्शन है अगर, तो उस केस में फंक्शन का हम डेरिवेटिव निकालेंगे। अगर वो या तो पॉजिटिव या फिर 0, मतलब पॉजिटिव नॉन निगेटिव हो, माइनस नहीं होता होगा, तो उस केस में फंक्शन होगा। अगर ये फंक्शन है तब y बराबर एफ एक्स का ग्राफ है। तो अगर यही चीज स्ट्रिक्टली में चला गया, स्ट्रिक्टली का मतलब होता है कि सिर्फ और सिर्फ, मतलब शर्त है भैया, ये रुकने का बात ही नहीं करेगा, सिर्फ इंक्रीज ही कर रहा होगा। इसमें देखो तो रुकने की बात भी चल रही है। जैसे यहाँ पर देखो इतना देर रुक गया, इक्वल टू का इस्तेमाल हुआ। इतना देर लग रहा है कि भैया रुकने का मतलब इसी लेवल पर रह गया, एक ही लेवल पर रह गया। इसका मतलब क्या होगा, इस केस में रुक भी रहा है, बढ़ भी रहा है। जैसे कोई बच्चा क्लास 1 से 2 में गया, 2 से 3 में गया, 3 में एक साल जो है सो ड्रॉप ले लिया, किसी कारण से नानी गांव चला गया भैया, ड्रॉप ले लिया एक साल, फिर अगले साल 4 में चला गया, फिर भी वो अपना क्लास बढ़ ही रहा है, उसका क्लास बढ़ रहा है। ऐसा नहीं कि 3 में था और इसके बाद जो एक साल ड्रॉप लेने का क्लास 1 में आ गया, नहीं, बढ़ ही रहा है, इसका मतलब इंक्रीजिंग। कोई बच्चा क्लास 1 में एडमिशन लेता है, क्लास 10 तक आगे जितनी भी पढ़ाई है उसमें एक साल भी ड्रॉप नहीं लिया, कभी भी फेल वगैरह सब नहीं हुआ, इसका मतलब स्ट्रिक्टली में चला गया। स्ट्रिक्टली का मतलब हुआ विदाउट रुके हुए, विदाउट रुके हुए। इंक्रीजिंग का ही स्पेशल कंडीशन बोल सकते हो स्ट्रिक्टली इंक्रीज। जैसे कि ग्राफ हमने बना दिया ऐसा, देखो इस ग्राफ को में दिख रहा होगा आपको कि भैया सिर्फ इंक्रीज ही कर रहा है, ये रुकने का कोई गुंजाइश नहीं है। जैसे गांव सब में जो होता है सीढ़ी होता है छत पर चढ़ने के लिए, वैसे शहर में भी होता है। तो गांव सब में अक्सर देखने को मिलेगा कि सीढ़ी जो अच्छे पैसे वाले हैं उनके यहाँ सीमेंट वाला सीढ़ी होता था पहले जमाने में, अब तो लगभग सबके यहाँ होता है। और उसके बाद जो इसमें कम जो पैसा वाला है वो सीढ़ी नहीं बन पाता था, वो जो है सो बांस का सीढ़ी से अपना छत पर आना जाना। तो बांस के सीढ़ी पर जो चढ़ते हैं ना, उसमें स्टेबिलिटी, मतलब एक लेवल कभी ऐसा नहीं होता, सीधा चढ़ते रहना है आप। का मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीज। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब सीधा बढ़ते रहना है, इसका मतलब एफ डैश एक्स का वैल्यू ओनली ग्रेटर देन 0, यानी कि सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव होगा। उसमें क्या है, नॉन निगेटिव, माइनस नहीं होगा। तो सिर्फ क्या कर रहा है भैया, यहाँ 0 भी नहीं होगा, बात खत्म। और इसी चीज में अगर चले आए हम लोग सर इन डिक्रीजिंग फंक्शन के अंदर में, तो उस केस में क्या होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन के अंदर में चले आएंगे तो उस केस में क्या होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन शॉर्ट में एस डी। देखो जब किसी फंक्शन का ग्राफ हम बना रहे हैं, कुछ इस प्रकार का ग्राफ बन रहा है। ग्राफ में आप देखोगे यहां पर से, ग्राफ में देखोगे यहां पर से कि भैया जी कुछ ऐसा मामला है। ये जो कर्व दिया अपने पास में, ये y बराबर एफ एक्स है। ये क्या हो रहा है, जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ रहा है वैसे वैसे कर्व नीचे, इसका मतलब x का वैल्यू बढ़ रहा है, y का वैल्यू कम रहा है, तो कहलाता है डिक्रीजिंग। इस केस में आप कह सकते हो यहां पर से कि एफ डैश एक्स जो होगा वो ऑलवेज लेस देन इक्वल टू में होगा। एफ डैश एक्स का वैल्यू 0 से छोटा या 0 के बराबर होगा। और इस केस में चलेंगे स्ट्रिक्टली वाला में, तो एफ डैश एक्स का वैल्यू सिर्फ 0 से छोटा होगा।
उसी में से हम इक्वल टू हटा देंगे। इसके ग्राफ की जहां तक बात करोगे तो ग्राफ इसका कुछ इस प्रकार से बनता है। यहाँ हमारे पास x और y है, ओरिजिन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का। यहाँ सिर्फ घटने की बात चल रही है, यहाँ पर रुकने की बात नहीं। तो मोटे तौर पर इतना समझो, मोटे तौर पर कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा होगा तो एफ डैश एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, स्ट्रिक्टली इंक्रीज पे सिर्फ ग्रेटर देन 0, डिक्रीज पे डिक्रीजिंग फंक्शन पे लेस देन इक्वल टू 0, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग पर सिर्फ लेस देन 0। 4 पॉइंट को याद रखिएगा, सारे क्वेश्चन फटाफट में बनना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे हमारे पास में ये फंक्शन क्वेश्चन है अपने पास में, सो दैट एफ एक्स इज इक्वल टू 7x माइनस में 3 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन रियल नंबर। हमारे पास में फंक्शन दिया हुआ है सर, हमारे पास में फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू में 7x माइनस में 3। यहां पर से एफ डैश एक्स निकालोगे, एफ डैश एक्स तो हो जाएगा 7 इंटू 1 और 3 का 0, यानी कि रह गया अपने पास में 7। अब बताओ क्या 7 0 से बड़ा है? 0 से बड़ा है क्या? इक्वल टू भी है? नहीं, सिर्फ 0 से बड़ा है। इसका मतलब क्या? अच्छा, इसमें x के जगह पे कुछ भी रखोगे ये 7 ही रहेगा। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि एफ डैश एक्स का मान जो हो गया वो 0 से बड़ा हो गया सर, एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। मतलब x का वैल्यू कुछ भी रख दो ये 7 का 7 ही रहेगा, मतलब सिर्फ पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब हम यहां पर से कह सकते हैं कि एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन रियल नंबर। बात खत्म। SIF स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। जैसे अपने पास में लिखा हुआ है सर, सो दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस में 3x स्क्वायर प्लस में 4x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन रियल नंबर। तो देखो यहाँ पर जो फंक्शन दिया हुआ है वो एफ एक्स बराबर हमारे पास में लिखा हुआ x का पावर 3 माइनस में 3x स्क्वायर अब प्लस का 4x है। यहाँ पर सबसे पहला काम होगा सर एफ डैश एक्स निकालना है। एफ डैश एक्स निकालोगे तो क्या होगा मामला सर, इसका 3x स्क्वायर है माइनस में 6x होगा अब प्लस में 4 है। अगर हम इसमें से 3 कॉमन ले तो हो सकता है क्या? नहीं, कॉमन नहीं आएगा, कॉमन नहीं आएगा। लेकिन एक काम तो कर सकते हैं हम लोग, इसमें इस दोनों में से 3 कॉमन ले लिए, हमारे पास आ गया सर एक्स स्क्वायर माइनस में 2x अब फिर उसके बाद अलग से 4 है। ऐसा बोल सकते हैं क्या? 3 इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस में 2 इंटू एक्स टू 1 प्लस 1 का स्क्वायर कर दो माइनस 1 का स्क्वायर कर दो प्लस में 4 है। क्यों कर रहे हैं सर? इसको स्क्वायर बनाने के लिए, इसको स्क्वायर बनाने यहाँ पर से कह सकते हो 3 इंटू में ये हो जाएगा अपने पास x माइनस 1 का होल स्क्वायर अब माइनस में 3 प्लस में। कैसे हो गया सर? यहां से यहां तक का जो चीजें दिख रही है आपको, ये आ गया x माइनस 1 का स्क्वायर, ये माइनस 1 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस। ठीक है सर, इसका मतलब 3 इंटू लिख सकते हो x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस में 1। आपको इतना पता होगा जिसका पावर 2 है, जिसका पावर 2 है, ये नंबर या तो 0 होगा चाहे प्लस होगा। पावर 2 है तो माइनस की कोई गुंजाइश नहीं है, नहीं सर। लेकिन अगर ये नंबर पॉजिटिव, ये 0 या पॉजिटिव हो सकता है, उसमें अगर आप एक ऐड कर दोगे, सॉरी यहाँ एक होता, एक ऐड कर दोगे, इसका मतलब वो मामला कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव, सिर्फ पॉजिटिव। यानी कि हम यहां पर से ये कह रहे हैं कि 3 इंटू एक्स माइनस 1 का जो स्क्वायर है वो 0 से बराबर होगा। लेकिन अगर हम एक जोड़ दें, एक अगर जोड़ दें में का मतलब वैल्यू क्या हो जाएगा? वो सिर्फ पॉजिटिव, सिर्फ पॉजिटिव। इसका मतलब समझो कि इसका मतलब ये कह सकते हैं कि भैया अपने पास एफ डैश एक्स जो है ना वो सिर्फ पॉजिटिव ही आएगा। पॉजिटिव मतलब 0 से बड़ा। अब x तुम कैसा भी नंबर रख लो ना, 0 माइनस में प्लस में कैसा भी नंबर रख लो, ये तो पॉजिटिव 0 हो जाएगा, 0 के सॉरी 1 हो जाएगा, 0 1 अगर होगा तो 0 हो जाएगा ये। लेकिन अगर 1 के अलावा कोई भी नंबर है तो ये नंबर प्लस में होगा चाहे 0। लेकिन एक प्लस किया हुआ है पॉजिटिव, ये नंबर 0 हो जाएगा जब x का मान 1, 0 नहीं होगा, यानी पॉजिटिव आएगा कब? जब x का वैल्यू 1 के अलावा कुछ और हो, तो 0 या पॉजिटिव हो। एक ऐड कर दिए, इसका मतलब वो हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव ही रहेगा।
इसका मतलब यहां पर से कह सकते हैं कि भैया एफ एक्स जो है इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन रियल नंबर। बात खत्म हो गई, सीधा सीधा बात। प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स बराबर में कॉस एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0 टू पाई, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन पाई टू 2 पाई, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग ऑन 0 टू 2 पाई। तो देखो यहां पर हमारे पास में फंक्शन दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू में कॉस एक्स। सबसे पहला काम होगा सर एफ डैश एक्स निकालो। एफ डैश एक्स निकालोगे तो कॉस का हो जाएगा सर माइनस साइन डिफरेंशिएशन। अब थोड़ा सा क्वाड्रेंट को भी बुला लेते हैं क्योंकि 0 से पाई क्वाड्रेंट का चर्चा कर रखा है इसने, तो क्वाड्रेंट को भी हम थोड़ा सा बुला लें तो ज्यादा बेहतर हो। अब देखो यहाँ पर मामला क्या है सर, यहाँ है अपने पास में x है, ये y है, ये अपने पास में x डैश हुई जरूरत नहीं हमें, हमें जरूरत है एंगल की 0 पाई/2 पाई, उसके बाद सर 3/2 और साथ में 2 पाई। अब देखो मामला क्या है यहाँ पर सर, ये होता है सर फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सर सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है अपना थर्ड क्वाड्रेंट, ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। और हम ये जानते हैं भैया कि 0 से पाई का मतलब हो गया सर यहां से यहां तक, 0 से पाई मतलब फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट। और हमने कह दिया कि सर पाई से 2 पाई तो मतलब यहां से यहां तक हो, मतलब थर्ड और फोर्थ। ये कह रहा है फर्स्ट और सेकंड, ये कह रहा है थर्ड फोर्थ। तो हम यहां पर से ये बात करें ना पहला वाला पार्ट में, पहला वाला पार्ट में कह रहा है इन द इंटरवल 0 टू पाई। 0 टू पाई का मतलब हो गया सर कि x का वैल्यू कैसा होगा, 0 और पाई के बीच में बिलोंग्स करेगा। इसका मतलब समझो कि x का वैल्यू 0 से बड़ा होगा और पाई से छोटा होगा। हम कह सकते हैं इसका मतलब ये चला गया फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया तो इसका मतलब साइन का वैल्यू तो कंफर्म है कि पॉजिटिव। हमें साइन का वैल्यू क्यों चाहिए, क्योंकि एफ डैश एक्स के साइन प्लस या माइनस डिसाइड करना, इसलिए हम यहाँ पर साइन वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पर से सर इस केस में साइन एक्स का वैल्यू जो होगा, साइन एक्स का वैल्यू वो तो पॉजिटिव होगा, लेकिन अगर निगेटिव माइनस साइन की बात कर रहा होगा तो निगेटिव हो जाएगा। किसी भी नंबर का वैल्यू अगर पॉजिटिव है उसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो निगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब कह सकते हैं यहाँ पर से कि एफ डैश एक्स जो है, एफ डैश एक्स माइनस साइन का नाम एफ डैश एक्स है, वो जो है वो निगेटिव हो रहा है 0 से छोटा। इसका मतलब ये चला गया स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के केस में, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन हो। उसके बाद अपने पास में बी वाला पार्ट जो है जिसमें कह रहा है कि भैया इन द इंटरवल पाई/2 पाई, पाई/2 पाई में बात कर रहा है। हाँ सर, पाई/2 पाई के केस में जब चलोगे तो उस केस में क्या हो जाएगा सर, उस केस में क्या हो जाएगा कि x का वैल्यू जो है वो पाई/2 पाई से बिलोंग्स करता है। इसका मतलब कह सकते हो कि x का वैल्यू पाई से बड़ा होगा और 2 पाई से छोटा होगा, x का वैल्यू पाई से बड़ा होगा और 2 पाई से छोटा होगा। इसका मतलब ये भेज दिया आपको थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में भेज दिया। इसका मतलब कह सकते हैं यहाँ पर से कि एफ डैश एक्स का वैल्यू जो है वो हो जाएगा अपने पास में कैसा, पहले तो एक काम करो साइन के वैल्यू के बारे में मत करो, साइन जो है साइन एक्स का वैल्यू हो जाएगा माइनस, लेकिन माइनस साइन है एफ डैश, इसीलिए माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करके चेक करो। इसका मतलब लिखोगे यहाँ पर से कि माइनस साइन एक्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा पॉजिटिव। इसका मतलब एफ डैश एक्स का वैल्यू हो गया 0 से बड़ा, का मतलब हो गया भैया स्ट्रिक्टली। जब चारों क्वाड्रेंट में बात कर रहा है, चारों क्वाड्रेंट में बात कर रहा है, इसका मतलब हम बात कर सकते हैं यहाँ पर से सर सी और कंडीशन में कि इन 0 टू 2 पाई। इसका मतलब वो कह रहा है कि x जो है वो 0 से लेकर 2 पाई के बीच में है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट से लेकर के कहाँ तक सर, चारों क्वाड्रेंट तक है। इसका मतलब आप कह सकते हो कि साइन x का वैल्यू या तो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, कंफर्म नहीं कह सकते, कंफर्म कह नहीं सकते कि पॉजिटिव ही है कि निगेटिव ही। इसका मतलब माइनस साइन का वैल्यू क्या हो जाएगा सर, जब पॉजिटिव होता होगा तो उस समय निगेटिव बन गया होगा, जब निगेटिव होगा तो उस समय पॉजिटिव बन जाएगा। इसका मतलब आप यहां से कह सकते हो कि एफ डैश एक्स का वैल्यू जो है निगेटिव या पॉजिटिव हो रहा, यानी कि कंफर्म जानकारी आप नहीं दे पा रहे हो कि पॉजिटिव ही या निगेटिव। इसका मतलब ये चल जाएगा नाइदर वाला केस में, हेंस एफ एक्स इज
नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या नाइदर इंक्रीजिंग फंक्शन नॉर डिक्रीजिंग। बात खत्म। समझ रहे हो बात? बहुत आसान है, सिंपल है। अगले क्वेश्चन पे आइए सर। कहता है फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू में एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस 6 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड। देखो यहां पर हमारे पास में लिखा हुआ है कि सर एफ एक्स बराबर में एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 6। कह रहा है किस इंटरवल पे जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग करेगा। मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो रहा है तो एक्स का वैल्यू बताओ। सिंपल बात। इसका मतलब यहां पर से एफ डैश एक्स का वैल्यू निकाल लोगे। एफ डैश एक्स का वैल्यू हो जाएगा अपने पास में 2x माइनस में 4। यहां से 2 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस में 2 हो जाएगा। अब इस बात को आप समझ रहे हैं यहां पर से, तो इस बात को समझिए कि भैया पहला कंडीशन में दिया हुआ है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब हम कह सकते हैं कि एफ डैश एक्स का वैल्यू जो है वो 0 से बड़ा होगा। सवाल करें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के केस फॉर स्ट्रिक्टली इन एफ डैश एक्स का वैल्यू 0 से बड़ा, मतलब हम यहां पर से कह सकते हैं, कि 2 इंटू में x माइनस 2 का वैल्यू जो 0 से बड़ा होगा। 2 को इधर ट्रांसफर कर दो, पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करेंगे तो इस इनइक्वालिटी को फर्क नहीं पड़ता, गिरदन है तो गिरदन ही रहेगा। इसका मतलब कह सकते हो यहां पर से कि x जो है वो गिरदन कितना होगा 2। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि x जो है वो बिलोंग्स करता होगा 2 से बड़ा। इस बात को समझते हैं अगर आप यहां पर से, ये 2 है, बड़ा का मतलब इधर जाओ, छोटा का मतलब इधर जाओ। 2 से ज्यादा तो आप क्या बोलोगे भैया? 2 कॉमा इंफिनिटी, 2 कॉमा बस। उसके बाद अगर हम बात करेंगे दूसरा केस में फॉर और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, उस केस में एफ डैश एक्स का वैल्यू कैसा होगा? 0 से छोटा होगा। इसका मतलब हम यहां से कह सकते हैं सर कि ये 2 इंटू में x माइनस में 2 का वैल्यू 0 से छोटा होगा। यहाँ 2 चला गया उस साइड, तो x माइनस 2 लेस देन 0। ये कह सकते हैं कि x लेस देन कितना हो गया सर? 2। 2 से छोटा वाला, तो 2 से छोटा का मतलब इधर हो गया भैया, छोटा तो इधर चले आओ। इसका मतलब सर x बिलोंग्स करेगा माइनस इन्फिनिटी कॉमा 2 पर। माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा, 2 पर खत्म करेगा, माइनस इन्फिनिटी 2 के बीच में। ठीक है बंधु। अगला क्वेश्चन अपने पास में दिया बहुत प्यारा सा, तो आप देख सकते हैं। क्या है क्वेश्चन सर? फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। बात प्यारा सा वही है, बस फंक्शन थोड़ा सा यहाँ पर चेंज लग रहा है, थोड़ा सा हेवी लग रहा है। यहां पर देखो कि एफ एक्स बराबर अपने पास में दिया हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू में 4 इंटू में x का पावर 3 माइनस में 6 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 72 इंटू एक्स प्लस में 30 है। अब इस बात को अगर आप समझ गए तो इतना समझिए कि भैया पहले एफ डैश एक्स निकालना होगा। एफ डैश एक्स निकालोगे, इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, जो कि हो गया अपने पास 4 तिया 12 एक्स स्क्वायर माइनस में 12 एक्स और फिर माइनस 72। यहाँ से 12 कॉमन ले लोगे तो अपने पास आएगा एक्स स्क्वायर, अब माइनस में लिखोगे इसका x और फिर माइनस 12 छक 72 6। इसका फैक्टर निकाला जा सकता है सर, एक्स स्क्वायर माइनस में 3x और प्लस में 2x अब माइनस में। फैक्टर अगर निकालने जाओगे तो यहाँ पर इस प्रकार के 2 फैक्टर निकल के आएंगे। एक होगा x माइनस 3, दूसरा होगा x प्लस में 2। अब यहां से 2 उपाय आपके पास आता, एक होता है इनइक्वालिटी का इस्तेमाल करके, एक होता है भैया डायरेक्ट नंबर लाइन का इस्तेमाल। मैं आपको यहां पर सबसे पहले इनइक्वालिटी वाला दिखाता हूं। तो यहां पर कह रहा पहला केस में सर कि एफ इसका फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इस केस में एफ डैश एक्स का वैल्यू कैसा होगा सर? 0 से बड़ा। का मतलब 2 इंटू में 12 इंटू में x माइनस में 3 और x प्लस में 2 इज ग्रेटर देन 0। अब क्या करना है सर? इसमें
12 को इस साइड भेज दो, पॉजिटिव है 12 इसीलिए इस साइड जाएगा तो साइन को फर्क नहीं पड़ता है। x माइनस 3 और इसको हम लिख सकते हैं x माइनस माइनस 2। अब ऐसा क्यों लिख दिए तो इस बात को समझना है, अगर अल्फा छोटा हो बीटा से तब x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा का प्रोडक्ट अगर 0 से बड़ा होता है तो इसका रिजल्ट क्या आता है? इसका रिजल्ट आता है कि x जो है वो अल्फा से छोटा होगा और उसके बाद बीटा से बड़ा होगा। ये आपने 11th क्लास में इनइक्वालिटी में सीखा था। और अगर हमारे पास में आ जाता है x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा का जो प्रोडक्ट है वो लेस देन 0 हो गया, इसका मतलब x जो है वो बीच में होगा, अल्फा बीटा के बीच में। बस इतना सिंपल सा है। लेकिन अल्फा छोटा नंबर होगा बीटा के कंपेयर। ये जो फैक्टर है उल्टा पुल्टा भी हो सकता है लेकिन रिजल्ट सेम ही आएगा। तो देखो ये छोटा नंबर है -2 है, ये अपने पास में सर लिखा हुआ है 3। सर -3 है, नहीं देखो x के बाद जो माइनस है ना उसको छोड़ करके देखना है कि अल्फा और बीटा। x के बाद माइनस से छोड़ दो 3 हो गया, x के बाद माइनस से छोड़ दो ये हो गया -2। तो छोटा नंबर ये है, इसका नाम हो जाएगा अल्फा, इसका नाम हो जाएगा अपने पास बी। इसका मतलब आप यहां से कह सकते हो, यहां से कह सकते हो इसका मतलब x का वैल्यू जो होगा वो -2 से छोटा होगा और x का वैल्यू +3 से बड़ा होगा। सिंपल। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि x बिलोंग्स टू -2 से छोटा, तो -2 से छोटा तो -∞, -2। उसके बाद कहता है 3 से बड़ा तो 3, ∞। हमेशा ओपन इंटरवल इक्वल टू के साथ अगर नहीं है ये छोटा ब्रैकेट यानी कि ओपन इंटरवल। और उसके बाद बात करें सर बी में, फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात जहां तक होगी तो उस केस में एफ डैश एक्स का वैल्यू 0 से छोटा होना चाहिए। इसका मतलब आप यहां से कह सकते हो, यहां से कह सकते हो कि भैया x 12 इंटू एक्स माइनस में 3 और x प्लस में 2 लेस देन 0। 12 को उधर भेजिएगा तो x माइनस में 3 आएगा और x माइनस में -2 आएगा, लेस देन कितना होगा 0। इसका मतलब कह सकते हो कि x का वैल्यू अल्फा से बड़ा होगा, बीटा से छोटा होगा। हमेशा छोटा नंबर अल्फा रहेगा। हम ये बोल सकते हैं इसका मतलब x का वैल्यू जो होगा वो -2 और 3 से के बीच में हो, -2 और 3 के बीच में हो। ठीक है भाई, हाँ जी। इसको अगर नंबर लाइन के माध्यम से बनाते हो तो आपको इस बात का ख्याल रखना है कि नंबर लाइन के माध्यम से बनाएंगे तो एफ डैश तक का बात आपको सेम ही रखना है। ठीक है, एफ डैश एक्स तक का बात आपको सेम ही रखना है। एफ डैश एक्स एफ एक्स जो भी दिया था अपने पास में उससे कोई दिक्कत नहीं है। एफ डैश एक्स का वैल्यू आ गया है 12 इंटू में x माइनस में 3 और x प्लस में 2 है, इतना तक आपको सेम रखना है। और यहां पर लिखना है टू फाइंड इंटरवल। क्या लिखना है सर? टू फाइंड इंटरवल। टू फाइंड इंटरवल का मतलब हो गया भैया इंटरवल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे सर? एफ डैश एक्स को 0 के बराबर करेंगे, इससे इंटरवल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। पहले 0 के बराबर करके देखिए। तो हमारे पास में सर 12 इंटू में, हमारे पास में सर 12 इंटू एक्स माइनस में 3 और x प्लस में 2 इज इक्वल टू 0 है। यहाँ 12 चला गया उस साइड तो x माइनस 3 और x प्लस में 2 इज इक्वल टू 0 है। x का वैल्यू अपने पास में 3 आ गया और माइनस में 2 आ गया। अब इस दोनों ही नंबर को इसके औकात के हिसाब से नंबर लाइन पर डाल देना है। इसका मतलब यहां से अगर हम बात करें तो नंबर लाइन अपने पास में ये है, नंबर लाइन पर डाल दिए इसको सर जो नंबर्स आपको यहाँ मिले हैं, इधर -∞ है, इधर +∞ है। पहले -2 आता होगा फिर उसके बाद 3 आता होगा, औकात ये है। ठीक है, अब आपको -2 से छोटा बट इन्फिनिटी से बड़ा कोई भी नंबर सोचना है। तुम सोच सकते हो -3, -2 और 3 के बीच में 0 सोच सकते हो, और 3 से बड़ा 4 सोच सकते हो। ये नंबर सोच लो और इसको डाल दो एफ डैश एक्स में। जैसे ही आप एफ डैश एक्स में पुट करने जाओगे, एफ डैश एक्स में पुट करने जाओगे तो आपको साइन बस चेक करना है कि इस केस में कैसा आया, इस केस में कैसा आया, इस केस में कैसा।
अगर -3 रखेंगे तो ये हो जाएगा -6 और ये हो जाएगा -1। दोनों माइनस में है, मल्टीप्लाई करने पर प्लस बन जाएगा, यानी कि पॉजिटिव। 0 से मतलब -2 और 3 के बीच में 0 ले लिया, 0 रखोगे तो यहाँ पर -3, ये +2 हो जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, और ये हो जाएगा अपने पास में पॉजिटिव। ऑटोमेटिकली होता है कि भैया सारे फैक्टर अलग अलग हैं, इसमें रिपीट नहीं है कोई भी, स्क्वायर नहीं कोई भी। एक अगर पॉजिटिव आ गया तो अल्टरनेट साइन चलेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव। पहला अगर निगेटिव आ गया तो निगेटिव पॉजिटिव। इसका मतलब हम यहाँ से कह सकते हैं कि एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन। कब कब पॉजिटिव हुआ सर? एक हुआ -∞ -2 के बीच में, तो -∞ -2 के बीच में, और दूसरा हुआ 3 के बीच में, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन -2, -2, -3 के बीच में हुआ। ये ज्यादा कंफर्टेबल मेथड मेरे ख्याल से, वो भी अलजेब्रिक में तो मस्त काम करता। समझ रहे हो बात? बहुत सुंदर। अब बढ़ते हैं आगे। फाइंड द इंटरवल इन विच द गिवन फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू में sin 3x वेयर x बिलोंग्स टू 0, π/2 इज इन। देखो यहां पर हमें एफ एक्स दिया हुआ है, एफ एक्स दिया है sin 3x, लेकिन याद रखना यहां से x का जो भी वैल्यू मिलेगा उसका वैल्यू कैसा रखना है आपको? sin 3। यहां से एफ डैश एक्स निकालोगे, साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos 3 इंटू में cos 3x। ठीक है, अब आपको यहां पर से क्या करना है सर? जो इंटरवल निकालने वाला जो कंसेप्ट है उसका इस्तेमाल करना है। ठीक है बंधु, यहां पर से अगर हम बात करेंगे तो टू फाइंड इंटरवल डालेंगे, टू फाइंड इंटरवल, इससे ज्यादा बेटर होगा आपको जज करना। ठीक, या फिर आप ऐसे भी चल सकते हो। देखो यहां पर पहला केस में कह रहा है सर इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग की जहां तक बात होती है तो उस केस में हम लोग कहते हैं एफ डैश एक्स का वैल्यू 0 से बराबर है। इसका मतलब 3 इंटू में cos 3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 3 चला गया उस साइड में तो cos 3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। cos 3x का मान 0 या 0 से ज्यादा, मतलब या तो पॉजिटिव या 0 से ज्यादा। इसका मतलब आप यहां पर से ये बात कर सकते हो कि ये चीज cos का वैल्यू पॉजिटिव कब होता है सर? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसका मतलब हम यहां से ये कह सकते हैं कि 3x का जो वैल्यू होगा फर्स्ट और फोर्थ दोनों में होता है, लेकिन आपको 0 से π/2 के ही बीच में बात करना है, तो ज्यादा टेंशन की बात नहीं। तो 3x बिलोंग्स करेगा किससे? क्लोज इंटरवल दीजिए क्योंकि इक्वल टू के साथ है। फर्स्ट क्वाड्रेंट बोले तो 0, π/2। इसका मतलब हम यहां से ये कह सकते हैं कि x का वैल्यू जो होगा वो कैसा होगा तब? 0, π/3, सॉरी π/6। 0 से π/6 के बीच में 3 से डिवाइड हो गया, का मतलब 3x 0 और π/2 के बीच में, 3x जो है 0 से π/2 तक है, 3 से डिवाइड कर दोगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा 0 से π/6। और बी ऑप्शन में है मेरे पास दिया हुआ सर डिक्रीजिंग फंक्शन। अगर ये डिक्रीजिंग फंक्शन है इसका मतलब एफ डैश एक्स का वैल्यू जो है वो कितना होगा सर? लेस देन इक्वल टू 0। का मतलब 3 इंटू में cos 3x जो होगा वो लेस देन इक्वल टू 0। ऐसा कह सकते हो, इसका मतलब 3x cos 3x, cos 3x 0 से लेस देन इक्वल टू होगा, तो cos का वैल्यू निगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। इसका मतलब आप बोलोगे यहाँ पर से 3x जो है वो हो जाएगा अपने पास में सेकंड क्वाड्रेंट बोले तो π/2 से पाई के बीच में। सर थर्ड भी होता है, आवश्यकता नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ेगी नहीं। तो हम यहाँ पर से बात ये करेंगे सर यहाँ पर कि x का वैल्यू जो होगा वो बिलोंग्स करेगा π/6 से π/3 तक। मैं चेक कर लूँ क्या थर्ड क्वाड्रेंट की भी आवश्यकता पड़ सकती है क्या? थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो इसका मतलब 3 पाई से बड़ा होगा
और उसके बाद जो है सो 3π/2 से छोटा होगा। हाँ, 3x का वैल्यू, इसका मतलब हम ये 3 से डिवाइड कर देंगे तो बन जाएगा अपने पास π/3, और उसके बाद ये हो जाएगा पाई, 3 कट ही जाएगा तो π/2, ये भी काम कर जाएगा। तो ये इसमें भी चेक कर ही लेता हूँ। तो अगर हम इंक्रीजिंग की बात कर रहे हैं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में भी होगा 3π/2 से बड़ा, बट इसमें 2π से छोटा। 3 से डिवाइड करूँ तो कट जाएगा, ये हो जाएगा 2π/3, ये नहीं चलेगा, π/2 से बड़ा हो गया, ये नहीं चलेगा। लेकिन इसमें ये चलेगा, ये भी चलेगा और साथ साथ में ये भी चलेगा। थर्ड क्वाड्रेंट एक ही साथ लिख दो ना, एक ही साथ लिख दो। π/2 से लेके कहाँ तक सर? पाई तक। π/2 से लेके 3π/2 तक, सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट। आप 3 से डिवाइड कर दोगे तो π/6 से लेकर के π/2 तक, ये सही है। 3 से डिवाइड करेंगे तो π/6, ये हो जाएगा 3 करके π/2। तो जो भी x का वैल्यू आएगा वो सब इसी इंटरवल में होगा, इसीलिए मैंने कहा था कि चलेगा या नहीं चलेगा। इंटरवल, ये जो x का वैल्यू होगा π/2 से नीचे ही बात करना। आइए सर, प्रूव दैट द फंक्शन लॉगरिथमिक फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल 0, इन, यानी कि लॉगरिथमिक फंक्शन मतलब हुआ सर f(x) बराबर में log x है, f(x) बराबर log x है। यहां पर से f' का मान निकालोगे तो क्या हो जाएगा सर? log का 1/x। और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात करें, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब होता है सर कि f' का वैल्यू 0 से बड़ा होना। f' का वैल्यू अगर 0 से बड़ा होगा, f' का वैल्यू 0 से बड़ा होने का मतलब 1/x 0 से बड़ा होगा। 1/x अगर पॉजिटिव होना चाहता है, 0 से बड़ा होने का मतलब पॉजिटिव, 1/x अगर पॉजिटिव होना चाहता है उसके लिए x को पॉजिटिव, क्योंकि 1 तो ऊपर फिक्स है, प्लस होगा कि माइनस होगा डिसाइड करेगा ये नीचे वाला। इसका मतलब इसके लिए x का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए। 0 से बड़ा का मतलब हुआ x बिलोंग्स टू 0, इन ओपन इंटरवल। फिर आते हैं सर अगले टॉपिक पे जिसका नाम है सर टेंजेंट्स एंड नॉर्मल। बहुत बेहतरीन है, बहुत लाज। टेंजेंट और नॉर्मल क्या होता है? बेसिकली यहां पर हम आपको फिगर से समझाने का कोशिश। हमारे पास में एक कर्व है, ये क्या है सर? एक कर्व है। इस कर्व को, कर्व का मतलब होता है नॉट अ स्ट्रेट लाइन, बस इस कर्व को एक लाइन जो है किसी पॉइंट पर टच करके चला गया, एक लाइन किसी पॉइंट पर टच करके चला गया। एक लाइन है जो इस कर्व को किसी पॉइंट पर टच करके जाता है, तो इस लाइन को कहा जाता है सर टेंजेंट। टच एट ए पॉइंट, कर्व को टच करता है, टच कर्व एट ए पॉइंट। कर्व को किसी एक पॉइंट पर टच कर रहा होता है, और जिस पॉइंट पर टच कर रहा होता है उस पॉइंट को कहते हैं हम लोग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोलते हैं सर इसको? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सिंपल सा बात समझो, ठीक है। और यहां पर अगर हम बात करें कि इसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास कर रहा होगा एक लाइन, इसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास कर रहा होगा, और उसके बाद जो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास कर रहा होगा, उसके बाद टेंजेंट पर परपेंडिकुलर हो जाए, तो उस केस में इस लाइन का नाम होता है नॉर्मल। मतलब पासेस थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पीओसी रख लो शॉर्ट में, एंड परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। टेंजेंट पर परपेंडिकुलर हो और पास करता हो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, तो नाम कहलाता है उसका नॉर्मल। अब देखो एक चीज और याद रखना कि दोनों अगर परपेंडिकुलर हैं, दोनों अगर परपेंडिकुलर है, तो जब दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होता है तो दोनों का स्लोप जो होता है उसका प्रोडक्ट -1 होता है। बात को याद रखना है। और दोनों पैरेलल होता है लाइंस, तो उसके इसमें स्लोप बराबर होता है। आपसे कोई पूछ दे कि भैया एक बात बताओ मुझे कि टेंजेंट क्या है, तो टेंजेंट एक लाइन है सर,
टेंजेंट एक लाइन है जो क्या करता है सर, कर्व को टच करता है किसी एक पॉइंट पर। नॉर्मल क्या है सर, नॉर्मल भी एक लाइन है जो कर्व को कर्व, टेंजेंट क्या है सर, एक लाइन है जो टच करता है कर्व को किसी एक पॉइंट। नॉर्मल क्या है सर, नॉर्मल भी एक लाइन है जो पास करता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से और परपेंडिकुलर होता है। दोनों ही लाइन है, इस बात का पूरा पूरा ख्याल। अगर लाइन है तो लाइन के कंसेप्ट को फॉलो करेगा, लाइन के इक्वेशन का निकालने का जो फार्मूला होगा उसको फॉलो करेगा, लाइन का जो नेचर होता है परपेंडिकुलर पैरेलल सबको फॉलो करेगा, बात को पूरा ख्याल। ठीक है, तो किसी कर्व को कोई लाइन अगर किसी एक पॉइंट पर टच करता है तो उस केस में वो जो है लाइन कहलाता है टेंजेंट, और जिस पॉइंट पर टच करता है उसका नाम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास करने वाला लाइन जो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता होगा उस लाइन को हम लोग नॉर्मल कहते हैं। बस इतनी सी बात है। अब बढ़ते हैं आगे हम लोग इसके स्लोप के दुनिया में, स्लोप के दुनिया में चलते हैं। अगर कोई कर्व का इक्वेशन दिया है y बराबर एफ एक्स, किसी कर्व का इक्वेशन दिया है, सपोज दैट किसी कर्व का इक्वेशन है y बराबर एफ एक्स, तो उस केस में dy बाई डी एक्स जो होता है या एफ डैश एक्स जो होता है उसी को बोलते हैं हम लोग स्लोप ऑफ टेंजेंट, उसी को बोलते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट। यानी मोटे तौर पर कहें तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू ही कहलाता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। कर्व के इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे तब जो वैल्यू आएगा dy बाई डी एक्स का, दैट इज नोन एज स्लोप ऑफ टेंजेंट, शॉर्ट में एसओटी, स्लोप ऑफ टेंजेंट। किसी खास पॉइंट पर अगर बात कर रहा होगा, एट द पॉइंट मान लो कि भैया x1 y1 पर बात कर रहा होगा, तो जो भी वैल्यू अपने पास आएगा टेंजेंट के स्लोप का, उसमें हम लोग क्या करेंगे भैया, x के जगह x1, y के जगह y1 रख देंगे। मान लो भैया यहाँ पर से हमको कहा गया कि 2, 3 पर निकालो स्लोप का, मतलब y का जो वैल्यू दिया होगा कर्व का, कर्व में y का जो वैल्यू दिया होगा, या कर्व के इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे, जो भी डी बाई डी एक्स का वैल्यू आएगा उसमें हम x y के जगह पर 2, 3 पूछा 2, 3 लिख देंगे, 1, 2 पूछेगा तो 1, 2 लिख देंगे, सिंपल। चूंकि आपने अभी सीख लिया है कि टेंजेंट और नॉर्मल के बीच में रिश्ता क्या होता है सर, परपेंडिकुलर का। इसका मतलब परपेंडिकुलर है तो हम ऐसा कह सकते हैं कि दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट कितना होगा सर, -1। इसका मतलब आप यहां से कह सकते हो कि टेंजेंट स्लोप ऑफ नॉर्मल और स्लोप ऑफ टेंजेंट का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा सर, -1। जब दोनों आपस में परपेंडिकुलर तो स्लोप का प्रोडक्ट -1। अब यहाँ पर स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट को डिवाइड में सरका दो। इसका मतलब ये याद रखो, स्लोप ऑफ नॉर्मल बराबर में -1 बटा स्लोप ऑफ टेंजेंट, या स्लोप ऑफ नॉर्मल बराबर में -1 बटा m, ऐसे याद रख सकते हो। स्लोप ऑफ टेंजेंट का जो वैल्यू आता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट का जो वैल्यू आता है उसमें आपको करना क्या है, उसमें माइनस लगाना है और उल्टा करके लिख देना है। माइनस लगाना है, उल्टा करके लिख दोगे तो भैया स्लोप ऑफ नॉर्मल मिल जाएगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर 2 है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगा -1/2, -1/2। समझ रहे हो बात? तो इतना सिंपल सा बात समझिए कि जैसे हमारे पास में लिखो, देखो हमारे पास में देखो भैया, ये अगर मान लो टेंजेंट है, ये तो नॉर्मल होगा। सपोज करो किसी कर्व की बात कर रहे हैं हम लोग, किसी कर्व का, मान लो ये कर्व है। इस केस में अगर इसका स्लोप, ये टेंजेंट है, इसका स्लोप अगर दिया हुआ अपने पास में, इसका स्लोप अगर हमको m पता है, इसका मतलब इसका स्लोप हो जाएगा -1। इतना सिंपल। अब इस पे प्यारे प्यारे क्वेश्चन सीखेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। कहता है यहां पर से सर स्लोप ऑफ आपको निकालना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है। कर्व दिया अपने पास में y बराबर x का पावर 3 माइनस में x है। हमारे पास में कर्व जो दिया है उसको लिख देना है, कर्व एज y बराबर में x का पावर 3 और माइनस में x है। यहाँ पर स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है, इसका मतलब dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकालना है।
इसको हम बोल सकते हैं सर 3x² माइनस का 1, या आप ऐसे लिखो dy बाई डी एक्स निकाल लो पहले। dy बाई डी एक्स का वैल्यू हम निकाल लेते हैं। dy बाई डी एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा सर? dy बाई डी एक्स का वैल्यू एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x² और x का डिफरेंशिएशन 1 है। हम जानते हैं सर कि स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होता है ना, जिसको हम m बोलते हैं, वो बेसिकली dy बाई डी एक्स ही होता है। इसका मतलब कह सकते हो यहां पर से दैट इंप्लाइज m बराबर में 3x² माइनस 1। कहता है स्लोप ऑफ टेंजेंट बताना है किसी पॉइंट x इज इक्वल टू 2 पर। इसका मतलब इस बात को समझिए कि अगर हमें कह रहा है x इज इक्वल टू 2 पर निकालने के लिए, इसका मतलब कह सकते हो कि m का वैल्यू हो जाएगा 3 इंटू एक्स के जगह पर 2 माइनस 1, 2 का स्क्वायर माइनस 1, यानी कि 4 या 12 में से एक गया भैया 11, काम खत्म। फाइंड द पॉइंट एट विच द टेंजेंट टू द कर्व y बराबर में 4x² माइनस में 3 हैज इट्स स्लोप एट 2/3। कहता हमें वो पॉइंट बताइए जिस पॉइंट पर टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो हो जाएगा -2/। मतलब स्लोप अपने को यहां पर दे रखा है, स्लोप अपने को यहां पर दे रखा है 2/3, तो हमको पॉइंट बताना है। हमारे पास कर्व दिया हुआ है, गिवन कर्व, कर्व जो दिया है अपने पास में वो पहले लिख लो। y बराबर में लिखा हुआ 4 इंटू x² माइनस में 3 है। यहां से dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकालने जाओगे तो हो जाएगा सर 8x। आपको ये बात पता है कि अगर ये कर्व है, ये उसका टेंजेंट है, ये उसका टेंजेंट है, और टेंजेंट अगर ये दिया हुआ अपने पास में इस पॉइंट पर, वो पॉइंट फाइंड करना है, जबकि इसका स्लोप दिया अपने पास में 2/3। ये जो m का वैल्यू आया सर, ये dy बाई डी एक्स जो आया वो हमारा m हुआ, m दिया है सर 8x। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम कह सकते हैं यहां पर से, क्या कह सकते हैं सर, कि भैया ये जो m है वो एक्चुअली में 2/3 है। इसका मतलब यहां से 8x बराबर लिख सकते हो 2/3। तो ये कह सकते हैं हम लोग कि x इज इक्वल टू में ये 4 टाइम्स में कटेगा तो x इज इक्वल टू 1/12। और जब कभी भी इसका एक पॉइंट मालूम पड़ जाए तो देखो ये जो पॉइंट होता है ना वो कर्व परलाइज करता है, टेंजेंट परलाइज करता है और नॉर्मल पर सभी परलाइज करता है। इसका मतलब इसका अगर एक्स कोऑर्डिनेट मिल गया है तो कर्व में डाल दोगे तो वाई कोऑर्डिनेट भी मिल जाएगा। तो कर्व में डाल दो फ्रॉम फर्स्ट, हम कह सकते हैं यहाँ पर से y इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स स्क्वायर है, 1/12 का स्क्वायर है, माइनस में अगर 3 है तो ये हो जाएगा अपने पास में 4 इंटू में 1/144 और माइनस में 3, यहाँ 2, यहाँ पर अपने पास आएगा सर 2 से 72, 4 से कट जाएगा डायरेक्ट 36 चौके, तो यहाँ पर अपने पास में हो जाएगा 4 से 4 दूना 8 4 तिया 12 और 4 छक 24, यानी 1/36 माइनस में 3 लिखोगे, 36 तिया हो जाता अपने पास में 108, तो 1 माइनस 108/36, यानी कि कह सकते हो यहाँ पर से 107 माइनस का बटा में 36। इसका मतलब ये कह सकते हैं सर यहाँ के पॉइंट जो है ना वो पॉइंट बन गया अपने पास में सर कितना, x कोऑर्डिनेट हो गया 1/12 और y कोऑर्डिनेट हो गया -107/। बस एकदम सिंपल। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन सब इक्वेशन बेस्ड है, तो पहले इक्वेशन का कंसेप्ट सीखेंगे उसके बाद बात करेंगे। हाँ भाई, टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है, टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है और नॉर्मल का इक्वेशन क्या होता है। तो हमने आपको बताया सिंपल सा बात, टेंजेंट क्या होता है सर, एक लाइन होता है, ये हमारे पास कोई कर्व दिया हुआ है तो टेंजेंट उसका लाइन हुआ, मतलब उसको टच कर रहा है लेकिन है तो लाइन ही, ये नॉर्मल है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कहता है x1 y1 है। क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट ईओटी शॉर्ट फॉर्म में एट द पॉइंट x1 y1 इज, जब किसी भी
लाइन का स्लोप दिया हो और उसका पासिंग पॉइंट दिया होता है, का फार्मूला होता है उस लाइन का, जो कि आपने 11th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा होगा। y इज इक्वल टू में y माइनस वाई वन इज इक्वल टू में m इंटू एक्स माइनस एक्स वन, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू में m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन, जिसमें m जो होता है वो स्लोप ऑफ टेंजेंट उसी पॉइंट पर जिस पॉइंट पर इक्वेशन, मतलब dy बाई एक्स वैल्यू एट द पॉइंट x। अगर नॉर्मल की बात कर रहा होगा तो सिंपल बात समझो, नॉर्मल का स्लोप कितना हो जाएगा सर, माइनस वन बाई एम। तो पॉइंट तो वही है अपना, हाँ सर, तो फार्मूला वही हो जाएगा, बट नॉर्मल का स्लोप यहाँ आ जाएगा, टेंजेंट का स्लोप है हम, क्योंकि टेंजेंट का इक्वेशन है, यहाँ आ जाएगा माइनस वन बाई एम, तो बन जाएगा नॉर्मल का स्लोप इक्वेशन, नॉर्मल का इक्वेशन। अगर नॉर्मल का स्लोप इक्वेशन निकालना हो तो नॉर्मल का स्लोप इस्तेमाल कीजिएगा, फार्मूला वही रहेगा, y माइनस वाई वन बराबर में स्लोप इंटू में x माइनस एक्स वन, जहां पर m स्लोप ऑफ टेंजेंट है, अब माइनस वन बाई एम स्लोप ऑफ नॉर्मल, m स्लोप ऑफ टेंजेंट ही होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। और एक खास बात आप यहां पर याद रखिएगा, जो आपको आगे चल के काम आएगा बहुत सारे क्वेश्चन के अंदर। किसी भी लाइन का स्लोप, किसी भी लाइन का स्लोप जो होता है m, उसमें बहुत सारी बातें डिपेंड करता है। अगर लाइन का स्लोप जीरो है, m मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट जीरो है, m मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट जीरो है। अगर टेंजेंट का स्लोप जीरो है, इसका मतलब समझ लो यहां पर दो बातें होगी। सबसे पहली बात टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगा, टेंजेंट टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। किसी भी लाइन का स्लोप जीरो होगा तो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, सिंपल बात याद रखो। यानी कि आप कह सकते हो इसमें हॉरिजेंटल हो जाएगा। ठीक, अगर टेंजेंट हॉरिजेंटल है तो नॉर्मल उस पर परपेंडिकुलर होता है, तो भैया तो वर्टिकल हो जाएगा। टेंजेंट अगर हॉरिजेंटल है तो नॉर्मल क्या बन जाएगा उसका, वर्टिकल। यानी कि यहां पर इस केस में नॉर्मल हो जाएगा अपने पास में, नॉर्मल जो है वो पैरेलल टू वाई एक्सिस, और इन दैट केस हम बात कर सकते हैं वर्टिकल होगा। अगर m का वैल्यू स्लोप, यानी कि m का वैल्यू अगर इन्फिनिटी हो रहा है तो उस केस में क्या हो गया सर, जिस किसी भी लाइन का स्लोप इन्फिनिटी होता है, तो सीधा सीधा मुद्दे की बात समझिए, जब किसी लाइन का स्लोप इन्फिनिटी होता है तो लाइन वर्टिकल होता है। स्लोप जो होता है बेसिकली ना, वो स्लोप क्या होता है सर, ये जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है उसका टेन वैल्यू। अब आपने कह दिया कि थीटा जीरो है तो लाइन ऐसे से बदला ऐसे बन जाएगा, क्योंकि टेन थीटा का वैल्यू जीरो होने का मतलब एम का वैल्यू जीरो, तो ये हो जाएगा हॉरिजेंटल। अगर ये 90 है तो एम का वैल्यू इन्फिनिटी, तो वर्टिकल। इसका मतलब ये समझ के चलना है आपको यहां पर से कि m का वैल्यू अगर इन्फिनिटी हो रहा होगा, उस केस में आपको दो बातें ख्याल रखनी है। सबसे पहली बात कि टेंजेंट जो हो जाएगा, टेंजेंट वो वर्टिकल हो जाएगा, टेंजेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। और नॉर्मल क्या हो जाएगा सर, नॉर्मल पैरेलल टू एक्स एक्स। इसका मतलब टेंजेंट जो है वो जाएगा वर्टिकल और नॉर्मल हो जाएगा हॉरिजेंटल। समझ रहे हो बात? इस पर बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस बने, क्या बात करते हैं क्वेश्चन के ऊपर में। इसको हम लोग इसके बाद देखेंगे। ठीक है बंधु, चलिए। कह रहा क्वेश्चन के अंदर में फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, इस कर्व के ऊपर वो पॉइंट बताइए जहां पर टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाए और टेंजेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस हो जाए। तो सिंपल और आसान शब्दों में समझिएगा कि हमारे पास कर्व का इक्वेशन क्या दिया है सर, गिवन कर्व। और इस बात को हमेशा याद रखिएगा
कि जब कभी भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फाइंड करना होगा तो अगर एक्स कोऑर्डिनेट आपको पता है तो वाई कोऑर्डिनेट कर्व के इक्वेशन में पुट करके निकाला जा सकता है। अगर वाई कोऑर्डिनेट पता है तो हम लोग वाई का वैल्यू पुट कर देंगे कर्व में, तो एक्स कोऑर्डिनेट निकाला जा सकता है। हमारे पास कर्व दिया हुआ सर एक्स का पावर एक्स स्क्वायर बटा में 4, अब प्लस में सर वाई स्क्वायर बटा में 25 बराबर में लिखा हुआ अपने पास में 1 को फर्स्ट कंसीडर कर लीजिए। पहले इसको डिफरेंशिएट करके निकाल लेंगे हम लोग dy बाई डी एक्स का वैल्यू, यानी कि इसको डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन सर 2x बटा में 4, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y, साथ में dy बाई डी एक्स लाना ना भूलें, और नीचे 25 रहेगा अपने पास, इस साइड में हो चुका है 0। अब यहां पर से dy बाई डी एक्स का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। कैसे निकालेंगे सर? तो 2y इंटू में 2y बटा में 25 इंटू डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू में -2x बटा 4। यहां पर से हम कह सकते हैं कि 2 से 4 ऐसे कर लो, ये 2 कैंसिल हो जाएगा अपना। यहां से निकाल सकते हैं डी बाई डी एक्स का वैल्यू, डी वाई बटा डी एक्स का वैल्यू जो है वो हो जाएगा -25x बटा में 4y। जो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू आ चुका है ये हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट हुआ, स्लोप ऑफ टेंजेंट है। इसका मतलब इस बात को समझ रहे हैं अगर, तो ये हो गया m -25x बटा में 4y। पहला केस में जो है कहता है कि टेंजेंट पैरेलल टू दिया अपने पास में x एक्सिस, टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस होने का मतलब हो गया कि उस केस में m का वैल्यू 0 है, उस केस में m का वैल्यू 0 है, m बराबर लिख दो 0। इसका मतलब जो है -25x बटा में 4y बराबर 0। यहां पर से अगर हम चलेंगे तो ये सब कुछ साइड जाके कहानी खत्म, बचेगा x का वैल्यू 0। x का वैल्यू डाल दोगे इसमें कर्व में तो y का वैल्यू मिल जाएगा, वही पॉइंट देगा। तो फ्रॉम फर्स्ट में अगर पुट करते हैं तो हमारे पास में 0 प्लस में वाई स्क्वायर बटा 25 है, अब बराबर के उस साइड में 1। इसका मतलब हम यहां से ये कह सकते हैं कि वाई स्क्वायर बराबर में 25, इसीलिए y का वैल्यू यहां पर से आ जाएगा प्लस माइनस में 5। इसका मतलब यहां से कह सकते हो कि पॉइंट्स जो मिल गया अपने पास में 0, +-5, 0.5 और 0-5। अब दूसरा केस में अपने पास में दिया हुआ है कि सर टेंजेंट पैरेलल टू y एक्सिस, टेंजेंट पैरेलल टू y एक्सिस। अगर टेंजेंट पैरेलल टू y एक्सिस है इसका मतलब टेंजेंट पैरेलल टू y एक्सिस बोले तो m इन्फिनिटी, m का वैल्यू यहां पर से हो जाएगा सर इन्फिनिटी। m अगर इन्फिनिटी हो रहा है उस केस में हम यहां पर से कह सकते हैं कि -25x बटा में 4y का वैल्यू इन्फिनिटी मतलब 1/0। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे इस साइड ला करके तो हमारे पास आएगा 0 बराबर 4y का मतलब y का वैल्यू हो गया अपने पास में 0। कर्व में पुट कर दो फ्रॉम फर्स्ट, अगर y का वैल्यू 0 लगा रहे हो इसमें तो एक पार्टी खत्म, x स्क्वायर बटा 4 बराबर 1, तो x का वैल्यू +-2 आ जाएगा। इसीलिए पॉइंट्स जो यहां पर से आ गया, पॉइंट्स आर वो बन गया अपने पास में +-2, 0। बस बात खत्म। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप 2। हमें उस सभी लाइंस का इक्वेशन निकालना जिसका स्लोप कितना दिया हुआ सर 2। अब वो लाइन जो है इस कर्व के ऊपर टेंजेंट हो रहा हो, मतलब घुमावदार बात नहीं करूं तो सीधा बोल रहा है हमें उस सभी टेंजेंट का इक्वेशन बताइए जिसका स्लोप कितना दिया हुआ 2। उस सभी लाइन का इक्वेशन बताओ जिसका स्लोप 2 है और वो टेंजेंट है। इसका मतलब उस सभी लाइन का हमें उस सभी टेंजेंट का इक्वेशन निकालना जिसका स्लोप कितना दिया हुआ 2। हमारे पास में कर्व है, सबसे पहले उसको लिख लीजिए। कर्व दिया अपने पास में y प्लस में 2 बटा में x माइनस में 3 बराबर 0।
इसका मतलब लिखोगे y बराबर में -2 बट्टा में x माइनस में, यहाँ से dy बाई dx निकाल लोगे, ये हो जाएगा अपने पास -2 कांस्टेंट है, और इसको ऊपर ले जाओगे x माइनस 3 का पावर सर -1 बट्टा में x माइनस 3, और फिर ये ऊपर चला गया x माइनस 3 और नीचे में आ चुका अपने पास x। इसको हम बोल सकते हैं सर m, और ये हमारे पास में जो है -2 इंटू में -1 x माइनस में 3 का पावर -2, इसका डिफ्रेंशिएशन 1 माइनस में 0, कुल मिलाकर के अपने पास में आ जाएगा माइनस प्लस 2, तो 2 बट्टा में लिखोगे x माइनस में 3 का स्क्वायर। अब इसमें अगर देखा जाएगा तो हम ऐसा कह सकते हैं कि भैया कह रहा है कि उस लाइन का क्वेश्चन बताओ जिसका स्लोप 2 दिया हो। जो m निकाले हैं ये क्या है, लाइन जब कहीं टेंजेंट है, मतलब उस टेंजेंट का क्वेश्चन निकालो जिसका स्लोप 2 है। हमारे पास m का वैल्यू तो 2 दिया है, तो यहां से हम ये कर सकते हैं कि 2 अपॉन में x माइनस 3 का स्क्वायर बराबर लिखोगे 2, यहां से 2 कटा तो हमारे पास बच गया सर यहाँ 1 इज इक्वल टू में x माइनस 3 का पावर 2। इसका मतलब यहां से कह सकते हैं कि प्लस माइनस में 1 इज इक्वल टू x माइनस 3, इसका मतलब x का वैल्यू आ गया 3 प्लस माइनस 1, x का वैल्यू 4,2 है। अभी आपको इक्वेशन निकालना है, अभी पॉइंट भी पूरा नहीं निकला है। पॉइंट निकालने के लिए हमें y का वैल्यू चाहिए जो कि यहां से मिलेगा, तो फ्रॉम फर्स्ट पर चलेंगे, तो जब x का वैल्यू 4 लगाओगे, x का वैल्यू 4 लगाओगे, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा सर, -2 बट्टा 4 माइनस 3, -2 बट्टा 4 माइनस 3, इसका मतलब -2 नीचे तो 1 हो चुका है। अगर x का वैल्यू आपने कह दिया सर 2, इसका मतलब आप यहां से y का वैल्यू लिखोगे -2 बट्टा में 2 माइनस 3 यानी कि 2, तो पॉइंट आ गया एक 4 माइनस 2 और दूसरा 2,2। इस बात को यहां पर आप मेंशन कर दीजिए। पॉइंट जो अपने पास आ गया है सर वो हो चुका अपने को 4 माइनस 2, 4 माइनस में 2, और दूसरा पॉइंट है अपने पास में 2 माइनस 2 है ना, 2 दिया हुआ। अब यहां पर से बात ये होगी कि सर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फार्मूला होता है y माइनस में y1 बराबर में स्लोप इनटू x माइनस x1। अगर बोल रहा है एट द पॉइंट एट पॉइंट 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 पर बात कर रहा है, इसका मतलब हो जाएगा y माइनस y1, तो y1 का वैल्यू अपने पास में हो जाएगा सर -2, बराबर में लिखोगे m का वैल्यू हमें मिला हुआ है सर यहाँ पर से स्लोप 2 दिया हुआ क्वेश्चन, स्लोप 2 है, m बराबर में 2 है, तो 2 इंटू एक्स माइनस में 4, इसका मतलब लिखोगे यहाँ पर से y प्लस में 2 इज इक्वल टू 2 प्लस में नहीं माइनस 2x और माइनस में 8, इसका मतलब यहां से कह सकते हो 2x माइनस में y माइनस में 10 बराबर 0। इस सर सबको ला के लिख दिए। अगर हम बात करेंगे इसमें सर कि दूसरा पॉइंट जो अपने पास है 2 उस पर क्या हालचाल, एट 2 पर, तो y माइनस में y1 बराबर में स्लोप इंटू एक्स माइनस x1, तो y माइनस में 2 बराबर में लिखोगे 2x माइनस का 4, सबको इधर ही ट्रांसफर कर दिया जाए तो 2x माइनस में y माइनस में 2 इज इक्वल टू 0, -4 आप +2। समझ लो बात। अब यहां पर से हम बात करें अगले क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y बराबर में x माइनस 7 बाई x माइनस 2 पर इंटू x माइनस 3 एट द पॉइंट वेयर कर्व वेयर इट कट्स द x। देखो कहता है कि हमें, जैसे कि हमारे पास में ये है लिखा हुआ, कहता है कोई कर्व है, सपोज करो ये है, ये कर्व एक्स एक्सिस को कट करता है इस पॉइंट पर, तो इसी पॉइंट पर आपको टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करना है।
लॉजिकली बात समझो तो इस पॉइंट पर एक्स कोऑर्डिनेट जीरो, सॉरी एक्स कोऑर्डिनेट होता है, वाई कोऑर्डिनेट जीरो होता है। तो वाई कोऑर्डिनेट जीरो होने से हम एक्स कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। मैंने बताया कि जो पॉइंट है उसका एक्स कोऑर्डिनेट अगर आपको पता होगा तो कर्व में डाल दो, वाई कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। वाई कोऑर्डिनेट पता होगा तो एक्स निकल जाएगा। हमारे पास में जो कर्व दिया हुआ उसको लिख ले, गिवन कर्व। कर्व का इक्वेशन दिया अपने पास में y बराबर में x माइनस 7 बटा में x माइनस में 2 और x माइनस में। पहले हम यहाँ पर पॉइंट ही फाइंड करेंगे। कर्व जो है वो कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, सिंस कर्व कट्स एक्स एक्सिस को कट करता है, इसका मतलब y कोऑर्डिनेट हो जाएगा जीरो। y जीरो तभी हो सकता है, इसका वैल्यू जीरो तभी हो सकता है जब x का वैल्यू 7 हो। 7 तो जीरो हो जाएगा, इसका मतलब x का वैल्यू आ जाएगा 7। हम ये कह सकते हैं कि मेरा पॉइंट जो निकल गया है वो पॉइंट आ गया सर 7,0। 7,0 पॉइंट मिल चुका है। अगर पॉइंट मिल चुका है तो भैया स्लोप निकालने तक का विलंब है, स्लोप निकल जाएगा तो काम हो जाएगा। हमारे पास में जो कर्व दिया है फर्स्ट उसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहां पर से निकालोगे भैया dy बाई डी एक्स का वैल्यू, u बटा v से v को रख लिया और u का डिफरेंशिएशन कर दिया। इसका मतलब x का 1 7 का 0 फिर माइनस। अब u को रखना है x माइनस 7 को, अब v का डिफरेंशिएशन करना है तो इसमें देखो u इंटू भी काम करेगा। तो u को रखोगे x माइनस 2 को, v का डिफरेंशिएशन 1 माइनस 0 फिर प्लस v को रखोगे x माइनस 3 को, u का डिफरेंशिएशन 1 माइनस। वन माइनस जीरो। अब बटा में लिखोगे v का स्क्वायर, मतलब x माइनस में 2 का स्क्वायर और उसके बाद x माइनस 3 का। मैं थोड़ा सा इसको ठीक कर लूं, इसको m बोलते हैं। m बराबर अपने पास हो गया x माइनस में 2 और x माइनस में 3 माइनस के साथ x माइनस में 7 और x माइनस में माइनस के साथ ही x माइनस 7 इंटू एक्स माइनस 3। उसके बट्टा में अपने पास में x माइनस 2 का स्क्वायर है और x माइनस 3 का स्क्वायर। अब बताओ ये जो m निकल गया है इसका वैल्यू निकालना होगा हमें किस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर हमें इक्वेशन निकालना है। एट द पॉइंट बात करें तो 7,0 पर, क्योंकि इसका पॉइंट का कोऑर्डिनेट 7,0 है। 7,0 पर m का वैल्यू हो जाएगा सर अपने पास में ऊपर 0, 2 मिनट सॉरी ये है, यहां रखोगे 7 तो 7 में से 2 गया तो 5, 7 में से 3 गया तो 4 फिर माइनस 7 माइनस 0 ये भी 0 और नीचे अपने पास हो जाएगा सर 5 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर का मतलब यहां से एक कट जाएगा तो 1/20। तो पॉइंट मिल गया है और स्लोप मिल गया। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला क्या लिखते हो सर, तो y माइनस y1 y माइनस में 0 बराबर m तो 1/20 इंटू एक्स माइनस 7, यानी कि यहां से लिखोगे 20y बराबर x माइनस में 7, यानी कि x माइनस में 20y माइनस में 7 बराबर 0। टेंजेंट का इक्वेशन तैयार है। समझ रहे हो बात को, बहुत बढ़िया। अब आइए सर अगले क्वेश्चन पे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द गिवन कर्व। कर्व दिया अपने पास में और इस पॉइंट पर कहता है टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन निकालो। बहुत सिंपल, पॉइंट दिया हुआ है तो इक्वेशन निकालना बड़ी आसान चीज है। कर्व दिया हो तो हमारे पास में कर्व दिया है गिवन कर्व, कर्व का इक्वेशन दिया अपने पास में y इज इक्वल टू एक्स का पावर 4 माइनस 6x का क्यूब प्लस में 13x स्क्वायर माइनस में 10x प्लस में 5। फालतू बात है ये सब,
लिखा हुआ क्योंकि इतनी आवश्यकता पड़ने वाली है नहीं। चलो डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर से आ जाएगा अपने पास में 4 इंटू एक्स का पावर 3 माइनस में 6 इंटू 3x² प्लस में 13 इंटू 2x माइनस में 10 इंटू 1 प्लस में यही अपने पास में हो गया सर m स्लोप ऑफ टेंजेंट 4 इंटू एक्स का पावर 3 6 18x² प्लस में 13 26 x माइनस में 10। हम बात कर रहे होंगे इस पॉइंट पर सर 0 5 पर m का वैल्यू कितना आ जाएगा अपने पास में सर 0 0 0 0 माइनस 10। इसलिए बोला था कि हमें ज्यादा फालतू बातों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो सब 0 हो जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फार्मूला हो जाएगा सर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y माइनस y1 तो y माइनस 5 बराबर स्लोप इंटू तो माइनस 10 इंटू एक्स माइनस x1 तो हो जाएगा अपने पास में। इस साइड में माइनस 10 है, इस साइड में ले आओगे तो प्लस 10 तो 10x प्लस y माइनस 5 बराबर 0। ये हो गया अपने पास में टेंजेंट का इक्वेशन। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है तो क्या होगा y माइनस y1 तो 0 सॉरी 5 बराबर स्लोप ऑफ नॉर्मल तो -1 बट्टा m -1 बट्टा m के जगह 10 x माइनस में 0। इसका मतलब लिखोगे माइनस माइनस प्लस हो गया 10y माइनस 50 बराबर x, इसीलिए x माइनस में 10y प्लस में 50 बराबर 0। नॉर्मल का इक्वेशन समझ रहे बात। तो इसी के साथ आपका जो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव यानी चैप्टर 6 का वन शॉट आपको कंप्लीट हमने करवा दिया इस लेक्चर के अंदर में। वन शॉट के अंदर में हमने अभी आधा ही पार्ट किया, पार्ट 1 था, इसका सेकंड पार्ट भी नेक्स्ट वीडियो आएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो को शेयर करते हैं और अपने मित्रों को बोलते हैं इस वीडियो को शेयर करने के लिए, लाइक करने के, तभी हम अगला वीडियो ले। अदरवाइज आप लोगों के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है, आप थोड़ी सी मेहनत हमारे लिए भी कर दीजिए, लाइक और शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।